इतने साल के बाद भी आयरन मैन 1 में जब मैंने हिडन डिटेल्स नोटिस की तो मुझे इतना कुछ मिला जो शायद तुमने मिस कर दिया हो। आयरन मैन को रीवॉच करके मुझे कुछ डिटेल्स ऐसी भी मिली जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है प्रेजेंट टाइमलाइन से। जब मैंने आयरन मैन 1 को फ्रेम बाय फ्रेम देखा 0.25x स्पीड में तो मुझे 19 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि शायद तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होगी। कुछ डिटेल्स देखकर तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मार्वल ने इतना पहले इतना कुछ कैसे कर लिया था। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, जब टोनी स्टार्क न्यूज में देख रहा होता है कि 10 रिंग्स के लोग रिफ्यूजीज को टॉर्चर कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, तो वो अपने सूट को बस फ्लाई करने के लिए ही नहीं बल्कि 10 रिंग से लड़ने के लिए भी प्रिपेयर करता है और इसका टेस्ट लेने के लिए कैसे वर्क करेगा वो सीलिंग पर एक ब्लास्ट भी करके देखता है। लेकिन जब तुम इस फ्रेम को स्लो डाउन करके नोटिस करोगे तो तुम्हें रिएक्टर से एनर्जी जाती हुई दिखेगी उसके रिपल्सर में। डिटेल नंबर 2, 10 रिंग्स का नाम सुन के कान खड़े कर लिए तो हाँ, एक्चुअली में वही 10 रिंग्स हैं जो तुम सोच रहे हो। सैंची मूवी के अंदर जो वैन वू था उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 10 रिंग्स के नाम से, जिसके मेंबर ये लोग भी थे जिन्होंने टोनी स्टार्क को किडनैप किया था। और रही बात सैंची और आयरन मैन 1 के कनेक्शन की, तो जब टोनी स्टार्क किडनैप होता है तो इस सीन में हम इस फ्लैग पर 10 रिंग्स देख सकते हैं जो कि सेम फ्लैग सैंची मूवी में भी हमने देखा था। डिटेल नंबर 3, आयरन मैन जब भी सूट पहनकर बोलता है तो उसकी आवाज एक स्पीकर के थ्रू बाहर आती है। तो आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर वाले सीन में आयरन मैन अपना आर्मर का हैंड निकाल देता है, जिसके बाद हम आयरन मैन की 2 साउंड सुन सकते हैं गैप की वजह से, एक उसकी खुद की और एक स्पीकर से आती हुई। डिटेल नंबर 4, जब टोनी स्टार्क ओबार्डा को पहली बार अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है तो हम इस बैकग्राउंड में पैलेडियम हेक्साफ्लोराइड का टैंक देख सकते हैं। अब पैलेडियम एक्चुअली में वो एलिमेंट है जो टोनी स्टार्क के सूट को एनर्जी देता है। इवन जब वो केव के अंदर कैप्चर था तब भी उसने एक मिसाइल में से पैलेडियम निकाला था अपने फर्स्ट आयरन मैन सूट के लिए। और हम पूरा एक टैंक पैलेडियम का देख सकते हैं जहाँ पर ओबार्डा एक रिएक्टर बना रहा था। पैलेडियम हेक्साफ्लोराइड शायद एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, लेकिन जो पैलेडियम जो एलिमेंट है वो जरूर एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, जो कि शायद कार्स और बसेस को एनर्जी देने में यूज भी होता है। डिटेल नंबर 5, रामन दजावली जिसने आयरन मैन 2 के लिए म्यूजिक दिया है वही सेम नोट्स का म्यूजिक उसने गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन थीम में रखा है। ड्यू टू कॉपीराइट प्रॉब्लम मैं उस म्यूजिक को नहीं प्ले करता भाई, सॉरी माफ। डिटेल नंबर 6, जब टोनी स्टार्क पहली बार फ्लाई करता है अपने मार्क 2 सूट से तो वो टेक ऑफ करने से जस्ट पहले गैराज की वॉल को हिट कर देता है। लेकिन इस फ्रेम में जब तुम गौर दोगे तो उसके मार्क 2 सूट में पहले ही उसको वार्निंग दिख जाती है और मैं इस डिटेल को नॉर्मल मूवी स्पीड में तो नोटिस ही नहीं कर पाया था। डिटेल नंबर 7, तुमने कभी आयरन मैन के सूट के बाहर से उसकी आंखों को नहीं देखा होगा, लेकिन जब उसका मार्क 2 आर्मर फ्रीज होता है तो उसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो हम इस फ्रेम में टोनी की ब्लू आईज देख सकते हैं। डिटेल नंबर 8, ओबार्डा टोनी से कहता है कि उसका आर्क रिएक्टर 9th सिम्फनी है। तो क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में एक बिलीफ ऐसा है कि कंपोजर जब 9th सिम्फनी लिख लेता है तो वो मर जाता है। ओबार्डा यहाँ पर यही कह रहा था टोनी स्टार्क से कि उसका जो आर्क रिएक्टर है वो 9th सिम्फनी है क्योंकि उसकी वजह से वो अब मरने वाला है। और जब मैंने इसी चीज को और आगे तक देखा तो मुझे पता लगा कि टोनी स्टार्क अपनी 10th मूवी में मरा था एवेंजर्स एंड गेम में। मींस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर उसकी 9th सिम्फनी थी जहाँ पर सिर्फ उसने ही थैनोस को ब्लीड कराया था। डिटेल नंबर 9, न्यूज़पेपर वाले सीन में हम न्यूज़पेपर देख सकते हैं जिसमें टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की मौत की खबर होती है, जिस न्यूज़पेपर की डेट 17 दिसंबर 1991 होती है। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में विंटर सोल्जर वाली क्लिप में डेट 16 दिसंबर 1991 होती है, जब विंटर सोल्जर उसके पेरेंट्स को मार रहा होता है। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे ही आया होगा। डिटेल नंबर 10, मूवी की स्टार्टिंग में जब टोनी स्टार्क अवार्ड रिसीव कर रहा होता है तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्चुअली में अल्ट्रॉन को फोरशैडो कर रहा था कि कैसे टोनी अल्ट्रॉन को बनाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गोइंग ऑफ रेडिकली सिंपल थ्योरम दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी इम्बाइडेड विद पर्सनैलिटी थ्रू अल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग इज currently putting the finishing touches on 2 robotic prototypes that he believes will listen to him and learn from his behaviors. डिटेल नंबर 11, जब टोनी स्टार्क रेफ्यूजीज को बचाकर वापस आता है तो अपने सूट को उतारने की कोशिश करता है तो तभी पेपर पॉट्स उसे पहली बार आयरन मैन सूट में देखती है। लेकिन जब तुम इधर नोटिस करोगे तो तुम्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड का प्रोटोटाइप दिखेगा जिसको हमने बाद में आयरन मैन 2 में भी देखा था। डिटेल नंबर 12, टोनी स्टार्क को ड्रग एडिक्शन से निकालने में बर्गर किंग्स का बहुत बड़ा हाथ था रियल लाइफ में, जिस वजह से टोनी स्टार्क ने बर्गर किंग्स का काफी बड़ा रेफरेंस दिया जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए आता है। कार से उतर रहा होता है जब वो ऑलरेडी एक बर्गर खा चुका होता है। उसके बाद हैप्पी उसे एक और बर्गर देता है और वो मीडिया से कॉन्फ्रेंस करते टाइम भी एक बर्गर खाता है। डिटेल नंबर 13, जब टोनी स्टार्क अपनी कार पर काम कर रहा होता है तो हम स्क्रीन पर हावर्ड स्टार्क को देख सकते हैं जो कि सेम कार पर काम कर रहा था। अब शायद टोनी स्टार्क ने उसी कार को एकदम परफेक्ट बना दिया हो कस्टमाइज करके। डिटेल नंबर 14, जब टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को बेचता है ओबार्डा के यहाँ सारा शिपमेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मोस्टली शिपमेंट विदाउट टोनी स्टार्क की परमिशन के हुए थे। तो उसी सब फाइल्स में एक फाइल्स ऐसी होती है जिस पर एमएससी लेवोस्की लिखा होता है। इसी फाइल्स में जब मैंने नीचे पढ़ा तो इस पे कैडल स्टेप्स लिखा हुआ है। अब एक्चुअली में बहुत बड़ा रेफरेंस है जेफ ब्रिजेस द बिग लेबोस्की को। इसके अलावा दूसरे शिपिंग पर एक बार कोड में भी उसका रेफरेंस है जिस पर लिखा हुआ है द ड्यूड। डिटेल नंबर 15, टोनी स्टार्क का सूट काफी फास्ट है, ऑलमोस्ट साउंड से भी तेज। अब साउंड को मैक में कैलकुलेट किया जाता है तो हम मार्क 2 आर्मर की स्क्रीन पर मैक लिखा हुआ देख
देख सकते हैं, जो कि ये प्रूफ कर रहा है कि टोनी स्टार्क का सूट सच में साउंड से भी ज्यादा फास्ट है। डिटेल नंबर 16, जारवेस जो था वो टोनी स्टार्क की वॉइस को बहुत क्लियरली समझता था और बाकी वॉइसेस में डिफरेंशिएट भी कर लेता था। इस सीन में जब टोनी स्टार्क जारवेस से बात कर रहा था तो जारवेस सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था जो भी टोनी स्टार्क बोल रहा था, जिसे तुम इस स्क्रीन में देख भी सकते हो। लेकिन जब टीवी में वो लेडी बोलती है तो जारवेस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, जिससे ये प्रूफ होता है कि जारवेस डिफरेंशिएट कर लेता है अपने मालिक और किसी और की आवाज में। डिटेल नंबर 17, जब आयरन मैन मार्क II आर्मर को टेस्ट करते हुए स्पेस की तरफ जा रहा होता है तो वो जारवेस से पूछता है कि SR-71 का रिकॉर्ड क्या है, जिसका दूसरा नाम है ब्लैक बर्ड, जिसे एक्समैन यूज करते थे और इसे हमने डेडपूल मूवी में भी देखा था। डिटेल नंबर 18, जब टोनी स्टार्क अपने मार्क II आर्मर को टेस्ट कर रहा होता है तो इस फ्रेम में हम एक पोस्टर देख सकते हैं जो कि एक फिंग फैंग फूम नाम के क्रिएचर का है और आयरन मैन 2 की रिलीज से पहले माना जा रहा था कि यही मूवी का मेन विलन होने वाला है, लेकिन मूवी को रियलिस्टिक और लॉजिकल फील देने की वजह से प्लान को चेंज करना पड़ा। डिटेल नंबर 19, पार्टी के अंदर जब एजेंट कोल्सन टोनी से बात कर रहा होता है तो टोनी स्टार्क उसे करके इग्नोर कर देता है क्योंकि टोनी पेपर पोर्ट्स की ड्रेस पर ध्यान दे रहा था। जिसके बाद एजेंट कोल्सन वेट करता है स्टार्क इंडस्ट्रीज में, जबकि टोनी स्टार्क बिल्कुल भूल चुका था उसके बारे में। फिर पेपर पोर्ट्स उसे अपने साथ ले जाती है ओवार्डा के यहाँ पर चेकिंग कराने के लिए, जिस वजह से पेपर पोर्ट्स बच भी जाती है, वरना ओवार्डा उसे कब का मार देता। तो टोनी स्टार्क का झूठा प्रॉमिस पेपर पोर्ट्स की जान बचा गया, लेकिन ऐसा ही फेक प्रॉमिस उसने आयरन मैन 3 में भी किया था, जो कि उसकी और पेपर पोर्ट्स की जान को खतरे में डाल गया। अगर तुम आयरन मैन फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें आयरन मैन में क्या पसंद है। बाकी तुम और भी वीडियोस और प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो जो कि मैंने हिडन डिटेल्स पर बनाई हैं। अब इतना खर्चा हो ही गया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।